स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा लिनक्स डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को। तो हम लिनक्स डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे और जानेंगे कि लिनक्स डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, क्या कौन सी डायरेक्टरीज उसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो डायरेक्टरीज में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। विंडोज़ साइड पे तो हम काफ़ी फेमिलियर रहते हैं बिकॉज हम विंडोज़ बहुत टाइम से यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ साइड से हमको पता होता है कौन सी डायरेक्टरीज में क्या होता है नॉर्मली। एक साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लिनक्स की डायरेक्टरी को भी उतने ही अच्छे से समझना जितने अच्छे से आप विंडोज़ की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए, थ्रेट हंटिंग के लिए और मालवेयर हंटिंग के लिए। विंडोज़ को हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बहुत 99% लोग जो अपना करियर शुरू करते हैं आईटी में या फिर साइबर सिक्योरिटी में विंडोज़ को यूज़ करते हुए शुरू करते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, मालवेयर इन्वेस्टिगेशन विंडोज़ पे बहुत इजी हो जाता है क्योंकि विंडोज़ हमने बहुत यूज़ किया है। ऊपर से विंडोज़ का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, माउस के ज़रिए, क्लिक्स के ज़रिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को ढूंढना हम बहुत उसके साथ फेमिलियर हैं और बहुत इजी है हमारे लिए। लेकिन लिनक्स साइड पे जहाँ पे सिर्फ एक टर्मिनल होता है, जहाँ पे कोई जीयूआई नहीं है, वहाँ पे अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करनी है कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस काफ़ी सारे सिक्योरिटी के टूल्स लिनक्स बेस्ड हैं। कुछ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बहुत अच्छे टूल्स जैसे कि काली ओएस, काली लिनक्स जो है, जो कि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसमें बहुत सारे हज़ार से ऊपर सिक्योरिटी टूल्स हैं जो आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स भी लिनक्स बेस्ड हैं। तो उन सारे टूल्स को चलाने के लिए भी आपको लिनक्स के कमांड्स, लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखें तो लिनक्स सब जगह है। अगर आप सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स में भी लिनक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब हमारे डिजिटल वर्ल्ड का है वो लिनक्स बेस्ड है। और लिनक्स एक ओपन सोर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को, इसीलिए बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है मेजर पार्ट ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लिनक्स बेस्ड है, काफ़ी रोबस्ट है यूज़ करने के लिए। और इसी के कारण काफ़ी सारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलते हैं। आईओटी डिवाइसेस की बात कर लें आप, आईओटी की बूम है, इंडस्ट्री 4.0 की बूम है, उसकी वजह से जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं वो भी मोस्टली लिनक्स बेस्ड है बिकॉज लिनक्स बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को, बहुत रोबस्ट है और लेस मेंटेनेंस है व्हेन कंपेयर टू विंडोज़ और बहुत फास्ट है कंपेयर टू विंडोज़। इसीलिए ये गो टू चॉइस बन जाती है ऑटोमेटिकली डेवलपर्स के लिए। और सिमिलरली आईओटी डिवाइसेस के लिए भी गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है लिनक्स। और मोबाइल की अगर बात करें तो एंड्रॉयड जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स बेस्ड है। ऊपर से कस्टमाइज़ किया जाता है अलग अलग सारे वेंडर्स के साथ, सारे वेंडर्स अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बेस इसका पूरा लिनक्स बेस्ड कर्नल है। और अगर आपको लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अच्छे से पता है तो आप फिर चाहे सर्वर्स पे काम कर रहे हैं, चाहे सुपर कंप्यूटर पे, चाहे एंड्रॉयड पे, चाहे कोई आईओटी डिवाइसेस पे, अगर आपको थोड़ा सा लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की फेमिलियरिटी है तो आपको पता होगा कौन सी डायरेक्टरी में आपको क्या मिलेगा। और तब कोई सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही काफ़ी सारे नेटवर्क सिक्योरिटी के जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं, फायरवॉल्स हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, ये सारे भी लिनक्स या फिर यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। सिस्को का iOS भी यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। काफ़ी सारे स्टोरेज सर्वर्स भी लिनक्स पे बेस्ड हैं और या फिर यूनिक्स पे बेस्ड हैं। तो लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, जैसे कि हम लोग विंडोज़ की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए इन सारे चीज़ों पे वर्क करना। और फिर एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अगर आपको कभी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करना पड़ जाता है, मालवेयर हंटिंग करनी पड़ जाती है, थ्रेट हंटिंग करनी पड़ जाती है एक लिनक्स एनवायरनमेंट में, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की फेमिलियरिटी अगर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने का जर्नी। और हम लोग यहाँ पर हर एक डायरेक्टरी को विंडोज़ की डायरेक्टरी के साथ कंपेयर करेंगे और विंडोज़ की डायरेक्टरी के साथ कंपेयर करते हुए फिर हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि
लिनक्स की डायरेक्टरीज में कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। और रूट हम लोग शुरू करेंगे ये रूट डायरेक्टरी से, जो कि मेन रूट है पूरे लिनक्स डायरेक्टरीज के ट्री का। ये रूट मेन डायरेक्टरी होती है लिनक्स में, स्टार्टिंग पॉइंट होती है जो कि ये / से डिनोट की जाती है। और इसके अंदर फिर आपको ये 17 मेन की डायरेक्टरीज मिलती हैं। और भी बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं, लेकिन ये 17 मेन ब्रांचेस हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये 17 मेन ब्रांचेस हैं जो रूट के अंडर फॉल होती हैं। तो रूट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेन डायरेक्टरी है, और ये 17 डायरेक्टरीज जो हैं ये सारी सब डायरेक्टरीज हैं इसके अंडर। तो आपको अगर बिन को एक्सेस करना है तो आपको लिनक्स पे पहले रूट यानी कि / डालना पड़ेगा, और उसके बाद बिन डायरेक्टरी का नाम डालना पड़ेगा, एंटर डालना पड़ेगा, और फिर आप इसके अंदर जाओगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं कंपैरिजन 1 बाय 1 हर एक डायरेक्टरी को लेके विंडोज़ के साथ, जो कि आपकी फिर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देगा। आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है पूरे डायरेक्टरीज़ को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारे डायरेक्टरीज़ विंडोज़ की डायरेक्टरी के साथ कंपेयर करके बताऊँ, और जिससे कि फिर आपको ये ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी, और आपको ऑटोमेटिकली एक रफ़ आइडिया होगा कि हाँ ये वाली डायरेक्टरी लिनक्स की साइड में, इसमें अगर विंडोज़ में ये डायरेक्टरी में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लिनक्स साइड पे वो कौन से डायरेक्टरी में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं रूट डायरेक्टरी से, जो कि डिनोट की जाती है मेन / से, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है लिनक्स का। एक सारी फाइल डायरेक्टरीज रूट से शुरू होती हैं। विंडोज़ की साइड पे यही रूट का इक्विवेलेंट डायरेक्टरी होगा सी डायरेक्टरी। तो विंडोज़ में आप बोल सकते हैं कि सी हो गया रूट डायरेक्टरी विंडोज़ का, जिसके अंडर फिर बाकी सारी सब डायरेक्टरीज, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम डेटा, यूज़र्स, ये सारी डायरेक्टरीज आती हैं। तो सी ड्राइव और रूट ये दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं आप विंडोज साइड पे। फिर आगे आपका /रूट। ये /रूट डायरेक्टरी पहले वाले स्लाइड की रूट डायरेक्टरी से बिल्कुल अलग है। ये स्लैश जो है वो मेन रूट डायरेक्टरी है, और ये रूट जो है वो सब डायरेक्टरी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है न्यू बिगनर्स को लिनक्स साइड पे। तो लिनक्स साइड पे इतना याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर को रूट बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को रूट अकाउंट बोला जाता है। तो उसकी डायरेक्टरी जो होती है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की जो डायरेक्टरी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर के अपने फाइल्स सेव्ड होंगे, उसके कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग्स सेव्ड होंगे, वो सारे /रूट डायरेक्टरी में सेव होंगे। तो लिनक्स साइड पे जब आप रूट डायरेक्टरी बोल रहे हो तो आप ये स्लैश की बात कर रहे हो, और जब आप /रूट डायरेक्टरी बोल रहे हो तो आप इस डायरेक्टरी की बात कर रहे हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की डायरेक्टरी है। विंडोज़ साइड पे थोड़ा सा डिफरेंट है। विंडोज़ साइड पे आपको ये डायरेक्टरी यूज़र्स के अंडर दिखेगी, क्योंकि विंडोज़ लिनक्स की तरह बहुत ही सारी डायरेक्टरीज को एकदम डिटेल में एक्सपांड करके सेपरेट करके नहीं रखता है। बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत ही थोड़ी सी डायरेक्टरीज में विंडोज़ सारी चीज़ें डाल देता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी आपको सेपरेटली सी के अंडर नहीं दिखेगी विंडोज़ साइड पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिनक्स साइड पे एडमिनिस्ट्रेटर की जो रूट डायरेक्टरी है आपको डायरेक्टली सी के अंडर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल यूज़र्स की डायरेक्टरी और एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी एक ही फोल्डर में है, जो कि यूज़र्स नाम का फोल्डर है। लिनक्स साइड पे यूज़र्स नाम का फोल्डर किस नाम से जाना जाता है? /होम के नाम से। ये /होम जो है लिनक्स साइड पे, ये हो गई विंडोज़ की यूज़र्स डायरेक्टरी। ये स्लैश हो गया विंडोज़ का सी, और ये होम हो गया विंडोज़ का यूज़र्स। तो /होम जो है लिनक्स साइड पे ये नॉर्मल यूज़र्स की डायरेक्टरी है। तो जितने भी नॉर्मल यूज़र्स हैं जो नॉन एडमिन्स हैं, उनका डेटा स्टोर करना, उनके पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करना, उन्होंने अगर कोई पर्सनल वॉलपेपर रखा है, कोई अपना कस्टम स्क्रीन सेवर लगाया है, वो सारी सेटिंग्स, उनके रिलेटेड एप्लीकेशंस की सेटिंग्स, ये सारी /होम के अंडर सेव होंगी। तो मल्टीपल यूज़र हैं तो उनकी /होम के अंडर मल्टीपल डायरेक्टरीज बनेंगी। जैसे कि /होम के अंदर अगर जॉन नाम का यूज़र है तो उसकी डायरेक्टरी ऐसी होगी /home/John। तो अगर जॉन की डायरेक्टरी को, जॉन को एक्सेस करना है तो उसको पहले जाना पड़ेगा ये रूट में, रूट के अंडर होम में फिर उसको अपने जॉन नाम की डायरेक्टरी दिखेगी, जिसमें उसके रिलेटेड सेटिंग्स होंगी, उसके रिलेटेड फाइल्स होंगी, और वो दूसरे यूज़र की डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। और यहाँ और रूट की डायरेक्टरी
एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी तो अलग हो गई, हमने पिछले स्लाइड पे देखा। विंडोज़ साइड पे यूज़र्स डायरेक्टरी है जिसमें सारे यूज़र्स की डायरेक्टरी होगी। विंडोज़ साइड पे आपने देखा होगा यूज़र्स के अंडर अलग अलग नाम से सारे यूज़र्स की डायरेक्टरी बनी होती है, और यहाँ पर भी एक यूज़र को दूसरे यूज़र के डायरेक्टरी का एक्सेस नहीं होता है। तो एटलीस्ट नॉर्मल यूज़र्स के मामले में तो दोनों लिनक्स और विंडोज़ सेम फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो सेपरेट डायरेक्टरीज क्रिएट करके रखते हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के मामले में विंडोज़ यूज़र्स के अंडर ही एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी बना देता है, और लिनक्स थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर रखता है, वो होम के अंडर नहीं बनाता, वो डायरेक्टली रूट के अंदर एक सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के लिए, सुपर यूज़र के लिए। नेक्स्ट डायरेक्टरी हम देख रहे हैं /bin। बिन शॉर्ट फॉर्म है बाइनरीज का। तो लिनक्स के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं बेसिकली इसमें सारे एग्जीक्यूटेबल्स और स्क्रिप्ट्स स्टोर होंगे जो कि लगते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, और कुछ कुछ टूल्स बहुत नेसेसरी हो जाते हैं, जैसे कि cp नाम की कमांड जब आप रन करते हो लिनक्स पे टू कॉपी द फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, तो उसकी स्क्रिप्ट /bin में स्टोर होगी। आप कोई फोल्डर में फाइल्स देखना चाहते हैं क्या क्या लिस्टेड है, ls कमांड यूज़ करते हो, वो भी उसकी भी स्क्रिप्ट /bin से एग्जीक्यूट होती है। तो /bin ये जो रूट के अंडर वाला जो बिन है, इसके अंदर सारे सिस्टम रिलेटेड जो भी बाइनरीज होती हैं, या फिर यूज़र रिलेटेड जो भी बाइनरीज होती हैं जो यूज़र यूज़ करेगा, नॉर्मल रेगुलर यूज़र, उसकी सारी बाइनरीज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टोर होंगे। विंडोज़ साइड पे system32 और विंडोज़ ये दो फोल्डर्स हैं जिनमें ये सारे एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स, कमांड लाइन टूल्स, जो कुछ भी लगता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेंटेनेंस टास्क्स के लिए, वो सारा देखा जाएगा। वो सारे एग्जीक्यूटेबल्स यूटिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। /sbin जो डायरेक्टरी है, जैसे हम बिन देख रहे थे वो यूज़र्स के लिए है, वैसे ही sbin जो है वो सिस्टम बाइनरी के लिए है। मतलब सिस्टम रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स लगेंगे, जैसे कि अगर सिस्टम में कोई ख़राबी आती है, डिस्क रिपेयर करनी है, तो FSC के ये वाला जो टूल है वो आपको sbin में इंस्टॉल्ड, मतलब उसकी फ़ाइल जो है वो sbin में इंस्टॉल्ड मिलेगी, उसकी एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट sbin में आपको मिलेगी। शटडाउन, स्टार्टअप, रीबूट, ये सारी स्क्रिप्ट्स आपको sbin के अंडर मिलेंगी। सिस्टम रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्क्रिप्ट्स लगती है। और विंडोज़ साइड पे जैसा कि हमने पिछले स्लाइड पे भी देखा था कि system32 में ही ये सारे एग्जीक्यूटिव्स आपको मिल जाते हैं, तो विंडोज़ system32 फोल्डर में। /usr ये एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी है जो लिनक्स में होती है, जिसके अंडर भी /bin और /sbin आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। /bin जो हम पहले देख रहे थे और /sbin जो हम पहले देख रहे थे वो इन दोनों से काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर जो /bin और /sbin हैं ये रेगुलर यूज़ के लिए, मतलब आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी आप करते हो, जैसे कि ब्राउज़र्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, जो भी रेगुलर डे टू डे यूज़ में एक नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है, वो सारे /usr /bin में स्टोर होते हैं। /bin जो डायरेक्टली हम पिछली स्लाइड पे देख रहे थे उसमें सारे यूज़र्स जो यूज़ करेंगे, मतलब जो सिस्टम रिलेटेड कुछ कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे प्री इंस्टॉल्ड स्क्रिप्ट्स आती हैं, जैसे कि हम कॉपी कमांड की बात कर रहे थे, ls कमांड की बात कर रहे थे, उसकी सारी स्क्रिप्ट्स थी। बट यहाँ पे ये /bin में आपको सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो भी लगता है, जो कि सिस्टम रिपेयर के लिए एसेंशियल नहीं है, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो यहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली sbin में भी आपको रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स में जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है वो सब मिलेगा यहाँ पर। वहाँ का जो sbin हम पिछली स्लाइड पे देख रहे थे उसमें जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो जैसे कि सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा, सिस्टम में कोई ख़राबी है, आपको डिस्क रिपेयर मारना है, आपको चेक डिस्क करना है, आपको मे बी हार्ड ड्राइव का साइज़ बढ़ाना है, ये सारी जो इमरजेंसी रिपेयरिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो सारी स्क्रिप्ट्स हैं, कमांड्स जो एग्जीक्यूट होती हैं, वो सारी sbin और /bin उनमें से होती हैं। तो समरी के लिए ऐसा सोचिए कि जो मेन रूट के अंदर bin और sbin था वो इमरजेंसी टूल किट है, सिस्टम को
इमरजेंसी के दौरान रिपेयर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। और ये वाला जो /usr bin और /usrs bin जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका एवरीडे टूल किट है फॉर रेगुलर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए। /user के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, बट मैंने मेन ये 2 ही आपको डायरेक्टरीज बताई हैं। विंडोज साइड पे प्रोग्राम फाइल्स x86, सिस्टम 32 और रिसोर्सेज, ये जो 4 डायरेक्टरीज हैं, ये आप बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती हैं /usr को और /sbin और /bin को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि विंडोज़ साइड पे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा एक्सपांडेड और सेपरेटेड नहीं है। विंडोज़ बहुत कुछ सिस्टम 32 प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम x86 में ही क्लब करके रख देता है। लिनक्स की तरह सब डायरेक्टरीज में उसको सेपरेट करके, एक्सपांड करके, आइसोलेट करके नहीं रखता है। तो आपको प्रोग्राम फाइल्स x86 में, सिस्टम 32, इसमें बहुत ही यूज़र रिलेटेड भी और सिस्टम रिलेटेड भी बाइनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, सब कुछ इसी के अंदर ही मिल जाएगा। फिर आ जाता है /boot। इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। /boot नाम से ही आपको पता चलता है कि जो डायरेक्टरीज जो कोई फाइलें सिस्टम को बूट करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी आपको, जैसे कि सिस्टम का कर्नल जो है, जो कि हार्ट माना जाता है लिनक्स का, एक कोर माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सब कुछ इसमें /boot के अंदर आपको पाया जाएगा। आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं /boot में। तो सिस्टम को बूट करने के लिए जो कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सारी /boot के अंदर आपको मिल जाती हैं। विंडोज़ साइड पे सिस्टम 32 है, फिर सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है और फिर बूट है। विंडोज़ साइड पे ये जो कुछ भी बूटिंग के लिए आपको एसेंशियल फाइल्स और सेटिंग्स लगने वाली हैं, ये सारी जैसे लिनक्स में यहाँ पे एक ही डायरेक्टरी में सेंट्रलाइज्ड हैं, वैसा विंडोज़ साइड पे नहीं है। विंडोज़ साइड पे थोड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। विंडोज़ साइड पे जब सिस्टम एक बूट होता है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी फाइलें वो सिस्टम 32 से उठाएगा, कुछ सेटिंग्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन से उठाएगा और कुछ ये बूट फोल्डर से उठाएगा, जो कि सारे आपको विंडोज़ के अंदर पाए जाएंगे, ये सारी डायरेक्टरीज। तो आप बोल सकते हैं कि /boot की इक्विवेलेंट डायरेक्टरी ऑन द विंडोज़ साइड ये 3 डायरेक्टरीज हैं। तो बूटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विंडोज़ साइड पर जब आपको ढूंढनी है तो आप इन 3 डायरेक्टरीज में जाओगे। लिनक्स साइड पर आपको ढूंढनी है तो आप /boot में जाओगे। फिर /dev डायरेक्टरी, ये एक बहुत ही बोलते रहे कि एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है थोड़ा समझने के लिए, बिकॉज इस डायरेक्टरी को सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जो भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं अपने सिस्टम को, इवन आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क जो आपके सिस्टम में लगी हुई है, उन सब की एंट्री आपको /dev के अंदर दिखेगी। और सिस्टम इसको खुद यूज़ करता है उन डिवाइसेस, उन हार्डवेयर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एक यूज़र, रेगुलर यूज़र का /dev के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन वो नहीं करता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये /dev के अंदर जो भी एंट्रीज क्रिएट हुई हैं, जो भी आपने हार्डवेयर कनेक्ट किए हैं, उनके साथ, उन हार्डवेयर के साथ बात करने के लिए सिस्टम ये इसकी एंट्री करके रखता है /dev में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि /dev कंट्रोल पैनल जैसा हो गया, और उसमें सिस्टम उसको यूज़ करता है, जो भी आपने हार्डवेयर कनेक्ट किए हैं, जैसे कि USB ड्राइव, CD ड्राइव और इवन इंटरनल हार्ड ड्राइव, उनके सबके साथ बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम इस डायरेक्टरी को एक्सेस करता है। विंडोज़ साइड पे क्या होगा इसका इक्विवेलेंट? विंडोज़ साइड पे अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी का कंसेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट डिवाइस मैनेजर और रजिस्ट्री, ये 2 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं जो विंडोज़ आपको बना के देता है, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, ब्लूटूथ कार्ड हो गया, आपके नेटवर्क कार्ड्स हो गए, वाईफाई कार्ड हो गया, इथरनेट कार्ड हो गया, आपने कुछ USB लगाई है, कुछ डोंगल लगाया है, वो सारे डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए डिवाइस मैनेजर नाम का GUI टूल आपको विंडोज़ प्रोवाइड करता है। वैसे ही रजिस्ट्री भी प्रोवाइड करता है। तो और अगेन डिवाइस मैनेजर को भी आपको एक रेगुलर यूज़र को इनको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी कोई ट्रबल शूटिंग या कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो या रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, तब जाके आप इनको एक्सेस करोगे, वरना आप नॉर्मल यूज़र इसको एक्सेस नहीं करेगा। तो
और विंडोज़ ही इसको एक्सेस करता है, डिवाइस मैनेजर और रजिस्ट्री को एपीआईज के थ्रू, अपने WMI कॉल्स के थ्रू इन हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ बात करने के लिए। नेक्स्ट आती है /sys डायरेक्टरी। /sys भी /dev की तरह ही है, लेकिन /sys डायरेक्टरी का पर्पज़ अलग है, ये थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और विंडोज़ साइड पे इसका इक्विवेलेंट /dev डिवाइस मैनेजर ही होगा और रजिस्ट्री ही होगा। बट /sys आपको इसका पर्पज़ समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा /dev और /sys के बारे में। तो /sys में उन हार्डवेयर जो कंप्यूटर्स को कनेक्टेड हैं उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाता है। जैसे कि कोई USB कनेक्टेड है तो वो USB का सीरियल नंबर, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उसके और कुछ अदर टेक्निकल डिटेल्स होंगे। मे बी वो USB कौन से हब में कनेक्टेड है, कितना पावर यूज़ कर रही है, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ये /sys डायरेक्टरी से मिलती है। और अगेन ये सिस्टम मतलब एज अ रेगुलर यूज़र आपको इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एडवांस्ड यूज़र्स जिनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हार्डवेयर के बारे में, हार्ड ड्राइव्स के बारे में, या फिर जो भी डिवाइसेस हार्डवेयर कनेक्टेड हैं सर्वर के साथ, लिनक्स एंड पॉइंट के साथ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो इसको एक्सेस करेंगे या फिर सिस्टम इसको यूज़ करेगा। लेकिन एज अ नॉर्मल यूज़र आप इसको नहीं देखेंगे। एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए ये डायरेक्टली गो टू डायरेक्टरी नहीं है। जब भी आप जैसे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सिक्योरिटी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि लिनक्स एनवायरनमेंट में, तो /sys को आप ऐसा नहीं है कि ये पहली डायरेक्टरी है जिसमें आप जाके मालवेयर ढूंढने लग जाओगे। विंडोज साइड पे डिवाइस मैनेजर, रजिस्ट्री और सिस्टम 32, जो कुछ सेटिंग्स मैंने बोली यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ करता है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है हार्डवेयर के बारे में, जो कुछ कनेक्टेड है, वो विंडोज़ साइड पे आपको देखनी है तो आपको ये 3 डायरेक्टरीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइस मैनेजर से मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्री से मिल जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम 32 डायरेक्टरी से मिल जाएगी, जिसमें थोड़े से लो लेवल सिस्टम फाइल्स और ड्राइवर्स स्टोर्ड होते हैं उस हार्डवेयर के रिलेटेड। /etc एक बहुत ही क्रूशल डायरेक्टरी है, बट इसको याद रखना बहुत ही ईजी है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स हैं, आप मान लीजिए कि वो /etc में होंगे, सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। और अगर /etc को और भी ईजी वे में आपको याद रखना है तो समझ लीजिए कि अगर आपको कोई DNS एंट्री चेंज करनी है, आपको कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज करना है, तो आप /etc में जाओगे, बिकॉज आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंज कर रहे हो। वैसे ही विंडोज़ साइड पे भी /etc डायरेक्टरी एग्जिस्ट होती है सिस्टम 32 के अंदर। आपने विंडोज़ साइड पे होस्ट फाइल्स वगैरह एक्सेस की होंगी, होस्ट फाइल्स वगैरह मैनिपुलेट की होंगी, कोई मैनुअल होस्ट एंट्री ऐड की होगी सिस्टम 32 के अंदर, ड्राइवर्स में जाके, ETC में जाके, होस्ट में जाके। तो वैसे ही लिनक्स साइड पे भी /etc/host फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती हैं, और सेम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पे /etc में मिल जाएगा। /lib, अब इस डायरेक्टरी की बारी आती है। /lib में जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो कि एक एप्लीकेशन को चलाने में सिस्टम में लगती हैं, वो सारी यहाँ पे स्टोर्ड होंगी। जैसा कि विंडोज़ साइड पे DLLs होती हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़, जो कि लगती हैं एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़ के बारे में या लाइब्रेरीज़ के बारे में आपको बताऊं तो एज अ एप्लीकेशन डेवलपर, आप जब एक एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन बनाओगे। आप अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो विंडोज़ का या लिनक्स का उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, आप उसको नहीं बनाओगे, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करके देगा। तो वैसा ही है कि मतलब जो भी लाइब्रेरीज़, जो भी DLLs लगती हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए सिस्टम पे, वो सारी आपको /lib नाम की डायरेक्टरी में मिल जाती हैं। तो कभी कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है, मे बी वो बताएगा कि इसके रिलेटेड लाइब्रेरीज मिसिंग हैं, तो आप उसको /lib डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर पाओगे और आपको वहाँ पे करना पड़ेगा इंस्टॉल उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। वैसे ही विंडोज़ साइड पे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज आपको सिस्टम 32 में मिल जाएंगी, आपको syswow 64 में मिल जाएंगी और WinSX में मिल जाएंगी।
तो स्लैश लिब की समवॉट सिमिलर डायरेक्टरीज ये हैं ऑन द विंडोज़ साइड, और जिसमें आप डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़ को ढूंढ सकते हो या फिर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर देख सकते हो। फिर स्लैश मीडिया एंड स्लैश MNT, जो कि माउंट भी कहा जाता है, ये काफ़ी सिंपल डायरेक्टरीज़ हैं। जब भी आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, आप यहाँ पे कोई रिमूवेबल मीडिया आपने कनेक्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली स्लैश मीडिया के अंडर माउंट हो जाता है। और एज ए यूज़र आपको कुछ उस पेन ड्राइव में लिखना है या रीड करना है, तो आप स्लैश मीडिया के अंदर जाके आप उसको एक्सेस करोगे। तो ये यूज़र इंटरेक्शन के लिए बनी हुई डायरेक्टरी है। स्लैश डेव और स्लैश सिस की जब हम पहले बात कर रहे थे, जिसमें भी हमने USB का एग्जांपल यूज़ किया था, वहाँ पे सिस्टम उन डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो डायरेक्टरीज क्रिएट करता है। बट यहाँ पर स्लैश मीडिया में आपको एज अ यूज़र आप उस रिमूवेबल मीडिया से इंटरेक्ट कर पाओ, इसके लिए वो यहाँ पे माउंट हो जाता है। और स्लैश MNT ये आपकी नेटवर्क ड्राइव मैपिंग के लिए यूज़ होता है। ऑफिस में आप नेटवर्क ड्राइव्स मैप करते हो तो वो उसके लिए यूज़ होता है। विंडोज साइड पे प्रिटी सिंपल है। रिमूवेबल ड्राइव्स आपने USB CD ये सब लैपटॉप के साथ यूज़ किए होंगे। आप देखते हो कि एक टेम्पररी लेटर असाइन हो जाता है उस ड्राइव को। ऐसी स्लैश मीडिया या स्लैश MNT नाम के कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरीज नहीं देखी जाती हैं ऑन द विंडोज़ साइड। विंडोज़ थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करता है इसको। विंडोज़ उसको रैंडमली एक लेटर असाइन कर देता है। सिमिलरली नेटवर्क ड्राइव के लिए भी रैंडमली लेटर असाइन हो जाता है जब आप मैपिंग करते हो। फिर आता है स्लैश OPT डायरेक्टरी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप जितने भी इंस्टॉल करते हो एक लिनक्स एंड पॉइंट पे, ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नहीं, उसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर रहे हो, वो सारी एप्लीकेशंस बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली स्लैश OPT के फोल्डर के अंडर आपको मिलेंगी लिनक्स में। विंडोज साइड पे प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86 ये दो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस हैं। जब भी आप कुछ भी विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे हो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो इन्हीं दो फोल्डर्स में जाता है। विंडोज साइड पे लेकिन थोड़ा सा अलग है। प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86 ये दो डायरेक्टरीज सिर्फ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की लोग को नहीं रखती हैं। ये विंडोज़ के साथ आई हुई जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं उनको भी यहाँ पे स्टोर करके रखती है। तो मतलब लिनक्स जैसा यहाँ पर सेग्रीगेशन और आइसोलेशन नहीं है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए एक अलग से डायरेक्टरी बनी है और सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस जो प्री इंस्टॉल्ड है उनके लिए एक अलग डायरेक्टरी बनी है। ऐसा नहीं है लिनक्स में। विंडोज़ में आपको प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86 में दोनों मिल जाएंगे, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी और जो साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्री इंस्टॉल्ड हैं वो एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अनलेस कोई बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी अवेयर यूज़र है तो वो एक कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट करेगा अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ वैसा कुछ नहीं करता है। स्लैश प्रॉग ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है। ये एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है। आप इसको एज अ टास्क मैनेजर बोल सकते हो। टास्क मैनेजर, रिसोर्स मॉनिटर इसके लिनक्स के साइड का। तो स्लैश प्रॉक में अगर आप जाओगे तो जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हैं लिनक्स सिस्टम पे, उनका प्रोसेस ID, उनका मेमोरी यूसेज, उनका CPU इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स यूसेज, उनके बारे में, और उन्होंने उन प्रोसेस ने कौन सी फाइलें ओपन कर रखी हैं, कौन सी सर्विसेज ओपन कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्लैश प्रॉक डायरेक्टरी में ये सारी चीज़ें मैप हो जाती हैं। और ये एक डायनेमिक इंटरफेस है जो कि बनता है और नष्ट हो जाता है जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम चालू या बंद करते हो। विंडोज साइड पे काफ़ी इजी है। टास्क मैनेजर, WMI, सिस्टम इन्फो टूल, रजिस्ट्री, ये सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप CPU, मेमोरी यूसेज, प्रोसेस ID, एक एप्लीकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो स्लैश प्रॉक को आप कंपेयर कर सकते हो विंडोज साइड के टास्क मैनेजर और सिस्टम इन्फो टूल या रजिस्ट्री के साथ। स्लैश SRV
ये वाली डायरेक्टरी जो है, ये साइट स्पेसिफिक डेटा, जो कोई सर्विस आप चला रहे हो अपने लिनक्स सर्वर पे, उसके रिलेटेड डेटा आपको ये /srv डायरेक्टरी में दिखता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप वेब सर्वर चला रहे हो अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर, अगर आप वेब सर्विस चला रहे हो, आप कोई साइट पब्लिश कर रहे हो, तो मोस्टली SRV के अंडर आपको www नाम का फोल्डर दिखेगा, जिसके अंदर आपको सारा आपका वेब कंटेंट, सारे वेब पेजेस और सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स दिखेंगे अपने वेबसाइट को लेके। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर प्रेफर करे कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और स्टोर करे, तो आपको ये ना दिखे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली /srv में आपको साइट स्पेसिफिक डेटा, जो भी सर्विस सर्वर चला रहा है, उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। विंडोज साइड पे अगेन वेब सर्वर का एग्जांपल लेते हुए अगर ये एक्सप्लेन करूँ आपको, तो inetpub नाम का फोल्डर होता है सी के अंडर, जो सारा आपका वेब सर्वर का कंटेंट स्टोर करेगा। प्रोग्राम डेटा है, जो भी आपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हैं उनके रिलेटेड सारा डेटा स्टोर करेगा, कस्टम डायरेक्टरीज हैं। तो SRV को आप इनके साथ कंपेयर कर सकते हो, और वेब सर्वर का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। /temp ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी है साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के नज़रिए से, बिकॉज /temp जो है उसको राइटेबल परमिशन होती है सारे यूज़र्स के लिए। तो ये एक ऐसी डायरेक्टरी है, वन ऑफ द डायरेक्टरीज ऑन लिनक्स और विंडोज साइड पे भी, जिसमें सारे यूज़र्स को इसमें राइट परमिशन होती है। तो इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अटैकर को भी अब पता है कि लिनक्स साइड पे और विंडोज साइड पे मतलब टेम्प डायरेक्टरी जो है उसमें राइटेबल परमिशन होती है सारे यूज़र्स को। तो वो मोस्टली ये वाली डायरेक्टरीज़ को टारगेट करेंगे अपनी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो अगर अटैकर ने किसी तरह से अपनी स्क्रिप्ट डाउनलोड करवा दी आपके सर्वर पे, तो अगर उसको एग्जीक्यूट करवाना है उसको, तो वो /temp डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे परमिशंस काफ़ी लूज़ होती है, सिक्योरिटी काफ़ी लूज़ होती है। और टेम्प फोल्डर का आपको पता ही होगा कि ये टेम्परेरी फाइल्स स्टोर करता है, जो कि बूटिंग के टाइम पे काफ़ी सारी क्लियर हो जाती हैं, इंफॉर्मेशन रिबूट के बाद साथ निकल जाती है। वैसे ही विंडोज साइड पे भी सी के अंडर ही आपको हर एक यूज़र के अंदर उसका टेम्प फोल्डर दिख जाएगा, और ऑफ्टन सिस्टम का भी एक टेम्प फोल्डर दिख जाएगा आपको यहाँ पर, जिसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर ये होता है। बट अगेन फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ये टेम्प फोल्डर को आप याद रखिए कि टेम्प फोल्डर में परमिशंस काफ़ी लूज़ होती हैं, तो ये इसको मॉनिटर करना, या फिर आप जब भी अपनी साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए, तो टेम्प फोल्डर को पहले चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द 99% आपको मालवेयर या कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट या कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, जो अटैकर यूज़ करेगा सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। /var अगेन ये फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी हो जाती है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए। /var/log, इसमें सिस्टम रिलेटेड और एप्लीकेशन रिलेटेड सारे लॉग्स यहाँ पर स्टोर होते हैं। और अगर आपको कोई सर्वर क्रिटिकल है, उसकी सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, और आपको उसके लॉग्स रेगुलरली मॉनिटर करने हैं या फिर ट्रांसफ़र करने हैं अपने कोई SIM टूल में, तो आप /var/log फोल्डर को मॉनिटर करना आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि /var/log फोल्डर में सारे लॉग फाइल्स जो कि सिस्टम जनरेट करता है और सारे एप्लीकेशन जो रन हो रहे हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं। और भी डायरेक्टरीज़ हैं /var के अंदर, उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, बट हाँ /var के अंदर आप इतना जान लीजिए कि सारी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन जो भी सिस्टम को लगती है, जो कि ग्रो होने वाली है ओवर द टाइम, उसको उसके लिए /var यूज़ होता है। कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसका अगर कोई डेटाबेस भी कोई एप्लीकेशन का यूज़ होने वाला है, तो वो भी मोस्टली डेटाबेस का इंस्टेंस जो है वो /var के अंडर क्रिएट हो जाता है। विंडोज साइड पे लॉग फाइल्स, स्पूल प्रोग्राम फाइल्स, यूज़र स्पेसिफिक, ये सारे फोल्डर हैं जो आपको /var के साथ, जो /var में इंफॉर्मेशन दिखती है वो सारे दिखेंगे। विंडोज साइड पे लॉग फाइल्स आपको system32 के अंडर दिखेंगी, जो कि आपको इवेंट व्यूअर के ज़रिए देखने मिलती हैं। और
वैसे ही एप्लीकेशन और डेटाबेस डेटा, अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल की है विंडोज सर्वर पे और उसके साथ डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस मोस्टली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको देखने मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर /var के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देखने मिलता है। तो दैट्स इट देन। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए, इस कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए बिटवीन विंडोज़ और लिनक्स के डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में के ज़रिए आपको अब लिनक्स डायरेक्टरी के बारे में अच्छा एक नॉलेज मिला होगा। और उम्मीद करता है कि आपको नेक्स्ट टाइम आप विंडोज़ या लिनक्स सर्वर पर लॉगिन करोगे लिनक्स सर्वर पे, तो आपको इतना अनफेमिलियर टेरिटरी नहीं लगेगी अब वहाँ पर। अब आपको एक कंपैरिजन एनालिसिस के ज़रिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि कैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मोस्टली कॉमन होता है, आप कोई भी लिनक्स बेस्ड डिवाइस सर्वर एंड पॉइंट को उठा लो, ये सारी कॉमनैलिटीज़ आपको दिखेंगी। आप मैक एप्पल पे भी लॉगिन करोगे, एप्पल भी डार्विन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स जैसा डिज़ाइन है, उसमें भी आपको ये /dev/media ऐसे मतलब ये कॉमन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा ज़रूर देखने मिलेगा। आप कोई नेटवर्क डिवाइस उठा लो, कोई फायरवॉल उठा लो, कोई स्टोरेज डिवाइस उठा लो, उसमें भी आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा कॉमन थोड़ा सा देखने मिलेगा ही मिलेगा। और काफ़ी सारी कमांड्स भी फिर थोड़ी बहुत सेम हो जाती हैं इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को नेविगेट करने के लिए। तो अगर आपको ये जेन्युइनली इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है और आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।